Hello, good morning everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So in the previous lecture, we have learned about what is advance account, what is reconciliation, and after that we have learned like how to pass a journal entry in advance, and after that we have seen the depreciation also. And one theory topic we have done with like what is company. So today's topic is company's final account. सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को आज पढ़ना है दैट इज अकाउंट फाइनल अकाउंट कैसे करना है कंपनी फाइनल अकाउंट कैसे मेंटेन करती है फाइनल अकाउंट मतलब क्या आपने सुना है फाइनल अकाउंट मतलब आपको पता भी होगा सिर्फ फाइनल अकाउंट मतलब हम लोग जहाँ पे वो कंपनी ट्रेडिंग एंड कंपनी अकाउंट मेंटेन करती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट जहाँ पे वो सब मेंटेन होता है वो तो नॉर्मली बिजनेसमैन भी मेंटेन करता है बट यहाँ पे कंपनी फाइनल अकाउंट में क्या होगा कंपनी एक मेंटेन करेगी अकाउंट सेम है बट कंपनी के अकॉर्डिंग रहेगा जहाँ पे वो कंपनी भी मेंटेन करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट यहाँ पे ये लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं नॉर्मली हम लोग अभी तक तो हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे थे अभी हम लोग को वर्टिकल पढ़ना है यहाँ पे ठीक है फिर ये भी कंपनी भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है सो यहाँ पे कंपनी फाइनल अकाउंट का आप बेसिक इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि एज पर कंपनी एक्ट 2013 हर कंपनी को हर मतलब उन लोग को बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है हर साल every company should be maintained financial accounting like a financial accounting like P&L account and balance sheet account जो हम लोग को ट्रू एंड फेयर व्यू बताए ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए वो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए आप लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग का जो मेथड है अप्रूवल मेथड है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो कैसा फॉलो करना है वो सब आपको यहाँ पे बताया है अगर आपकी कोई भी कंपनी है ये 2013 के हिसाब से बात करिए बिकॉज पहले इट वाज 1956 था कोई भी कंपनी एक्ट पहले था वो 1956 था मतलब अगर कोई भी कंपनी ने 1956 में अगर खुद को रजिस्टर करवाया है तो ठीक है अगर नहीं करवाया है तो कंपनी एक्ट 2013 भी लॉन्च किया है वो लोग ने बोला है कि अगर आपने वहाँ पे रजिस्टर नहीं कराया है तो अगर आपको लग रहा है कि आप कंपनी हो तो आप 2013 के एक्ट में भी रजिस्टर करवा सकते हो सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन सो यहाँ पे कंपनी फाइनल का मतलब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सो यहाँ पे आपको वही बताया कि कंपनी को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चेक करती है एवरी ईयर सो कंपनी P&L अकाउंट मेंटेन करती है दैट इज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखोगे तो कंपनी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करती है दैट इज लाइबिलिटी नहीं हमारा एप्लीकेशन सोर्सेज क्या है एंड हम लोग एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं सोर्स कहाँ से आ रहा है अप्लाई कहाँ कर रहे हैं वो सब आपको बैलेंस शीट में पता चलेगा उसके बाद हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं नोट्स टू अकाउंट इट्स नॉट अ लाइक नॉर्मल प्रॉपर अकाउंट इट्स जस्ट एंड यू कैन से द रफ वर्क मतलब फॉर एग्जांपल से इन द बैलेंस शीट मुझे कोई डेटर का अमाउंट जानना है सो मैंने अमाउंट लाइक डेटर बैलेंस शीट में डेटर जाके देखा डेटर का अमाउंट मुझे दिख रहा है 15 लाख बट कौन से डेटर से कितना अमाउंट लाना है 15 लाख का टोटल अमाउंट था वो तो डेटर का 15 लाख टोटल अमाउंट है लेकिन इंडिविजुअल डेटर्स कितने हैं एंड डेटर का इंडिविजुअल का अमाउंट कितना है वो मुझे बैलेंस शीट में नहीं पता चलेगा क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में डेटर 15 लाख बता देंगे बट वो 15 लाख का ब्रेकअप कहाँ बताएंगे तो जो ब्रेकअप बताना होगा वो आप नोट्स टू अकाउंट में बताओगे इवन नॉट ओनली सिर्फ बैलेंस शीट का अगर आपको P&L में भी कुछ चीज बतानी है एंड P&L का भी अगर कुछ आपको ब्रेकअप बताना है तो आप ब्रेकअप तो नोट्स टू अकाउंट्स में ही अगर आप बना सकते हो ठीक है सो बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस का नोट्स टू अकाउंट्स सब नोट्स टू अकाउंट्स में एक रफ वर्क में बनता है ठीक है नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी चेंजेस इन इक्विटी मतलब जो कंपनी के पास इक्विटी शेयर होता है नॉर्मली कंपनी फंड रेज करने के लिए क्या करती है कंपनी शेयर इशू करती है मतलब वो लोग को पैसे का रिक्वायर्ड रहेगा कंपनी शेयर इशू करेगी वो लोग के पास पैसे आएंगे तो उसका क्या तो अभी यहाँ पे आपको वही देखना है चेंजेस इन इक्विटी मतलब ओपनिंग इक्विटी कितना था क्लोजिंग इक्विटी कितना है देयर इज अ डिफरेंस कितना है मतलब वो डिफरेंस आपको पता चलेगा कि मैंने अप्लाई किया है मेरे पास ऑलरेडी था कि मैंने उसको रिडीम करवा दिया है मेरे पास और शेयर होल्डर आए या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे वो लोग भी चले गए तो आपको चेंजेस इन इक्विटी में पता चलेगा फॉर एग्जांपल से मेरा इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल जो है वो 10 लाख था स्टार्टिंग में एंड ऑफ मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर बट एट द पीरियड ऑफ द एंड ऑफ द ईयर आपने जाके चेक किया वो 10 लाख से 5 लाख हो गया
मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपने इशू ऑफ शेयर्स नहीं किया है, कैसे पता चला? क्योंकि ऑलरेडी 10 लाख ओपनिंग में था, क्लोजिंग 5 लाख हो गया, तो यहाँ पे बैलेंस और कम हो गया है। तो कम हो गया मतलब यहाँ पे रिडम्पशन होता है, मतलब जो ऑलरेडी थे वो लोग भी लेके चले गए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कंपनी क्या मेंटेन करती है यहाँ पे? कंपनी तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर रही है, चेंजेस इन इक्विटी देख रही है, एंड नोट्स टू अकाउंट्स के साथ साथ एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है वो, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। बट अभी हम लोग को देखना है कि कैश फ्लो क्या होता है। नॉर्मली छोटा सा हम लोग देख लेते हैं, कैश फ्लो में कंपनी को आइडिया आ जाएगा। इंडिप में नहीं जा रहे क्योंकि इंडिप हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो कैश फ्लो में कंपनी को आइडिया आएगा कि कंपनी का कैश फ्लो कितना हो रहा है, पैसा कितना फ्लो हो रहा है कंपनी में, कंपनी के पास कितना पैसा है, कैश इन हैंड कितना अवेलेबल है, वो आपको पता चलेगा। सो इतने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी प्रिपेयर करती है। क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको रेवेन्यू स्टेटमेंट बोला जाता है, बैलेंस शीट बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स है, चेंजेस इन इक्विटी है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सो दिस वॉज जस्ट एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी देखते हैं कि कंपनी अंडर सेक्शन 2013 के अंदर कौन सी टाइप्स की कंपनीज होती है। ये टाइप्स ऑफ कंपनी हम लोग ऑलरेडी कंपनीज टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपनी का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हम लोग ये टाइप्स ऑफ कंपनी देख चुके हैं। जैसे एक बार रिकैप कर रहे हैं कि स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है। स्टैट्यूटरी मतलब यहाँ पे नॉर्मली आप बोल सकते हो कि SBI है, RBI है, LIC है, यहाँ पे जो ऑलरेडी स्टैट्यूटरी कंपनी जो कंपलसरी है, रजिस्टर किया ही होगा ये लोग ने कंपलसरी, वो लोग यहाँ पे स्टैट्यूटरी कंपनी में आ जाते हैं। फिर रजिस्टर कंपनी में तो ये लोग बोलते हैं कि जिन लोगों ने 1956 एक्ट में अगर खुद को रजिस्टर करवाया है, दैट इज अ रजिस्टर कंपनी। अगर 1956 के एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको बोला गया है कि आप 2013 के एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाइए और आपकी कंपनी को रजिस्टर कंपनी बनाइए। ठीक है, उसके बाद कंपनी लीज्ड बाय शेयर्स, यहाँ पे आपको बोला है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितने शेयर्स है, कितने टाइप के शेयर्स है, आपने होल्ड कितना किया है शेयर्स, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कंपनी लिस्ट बाय शेयर्स है या नहीं। फिर नेक्स्ट आपको बोला है कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, मतलब आपने कितने परसेंट कंपनी के होल्ड करके रखे हैं शेयर्स। अगर आपने कंपनी के 51% शेयर होल्ड करके रखे हैं, मतलब आपका उसके ऊपर हक रहेगा, लेकिन आपके पास राइट्स है उसके ऊपर बोलने का। आपको कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हो, बिकॉज आप यहाँ पे 51 ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शेयर्स आपके पास है। बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली होता है अगर आपके पास 51 शेयर्स है, मतलब बाकी 49 शेयर्स किसी और के पास है, 49%, लेकिन 51 आपके पास है, मतलब ज़्यादा आपके पास है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन आप बना के आप अपना लाइक बोल सकते हो वहाँ पे। सो ये होल्डिंग कंपनी था, कितना आप होल्ड कर रहे हैं, जितना आपने होल्ड किया है, जो कंपनी को होल्ड किया है, जो कंपनी को होल्ड किया रहेगा दैट इज अ सब्सिडरी कंपनी, और आपने होल्ड किया है तो आप होल्डिंग कंपनी हो। नेक्स्ट आपको बोला है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। हम लोग ने ऑलरेडी देखा था पब्लिक कंपनी क्या होती है, उसके कितने मेंबर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड है, सॉरी, पब्लिक में मिनिमम 7 होने चाहिए और अनलिमिटेड है, लेकिन प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम यहाँ पे 200 किया हुआ है। पहले 1956 का जो एक्ट था उसमें बोला गया था कि 50 लोग होने चाहिए मैक्सिमम, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 आया तभी वो लोग ने इंक्रीज कर दिया वो नंबर्स 50 से 200 कर दिया। मतलब मिनिमम अगर आपको प्राइवेट कंपनी ओपन करना है तो 2 मिनिमम पर्सन होने चाहिए एंड मैक्सिमम आप प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं ले सकते। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब आपकी कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय गारंटी है क्या, मतलब अगर आपको लगता है कि जो पर्सन है जिसको हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं वो पैसा नहीं दे पाएगा फ्यूचर में, तो गारंटर बुलाने का हम लोग गारंटर लेके आते हैं कि अगर इसने पैसा पे ऑफ नहीं किया तो कोई और पे करेगा इसके बिहाफ पे, दैट इज अ गारंटर। उसके बाद है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब अगर इन केस अगर कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी फाइनल ये जो है अनलिमिटेड कंपनी, मतलब इन केस अगर कंपनी का नुकसान हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से कंपनी का 3 लाख का नुकसान हुआ और आप वहाँ पे शेयर होल्डर्स ऑलरेडी वहाँ पे सिर्फ 3 ही शेयर होल्डर्स है, कंपनी का 3 लाख का नुकसान हुआ है, वहाँ पे सिर्फ 3 ही शेयर होल्डर्स अवेलेबल है कंपनी में,
तो और आपने सिर्फ 50,000 ही वहाँ पे कॉन्ट्रो किया हुआ, लेकिन आपने एक अनलिमिटेड कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं, तो 3 लाख डिवाइड बाय 3 अगर आप करोगे, क्योंकि नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने हैं आपकी कंपनी में, ओनली 3 शेयर होल्डर्स हैं, तो इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब यहाँ पे इक्वली आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंपनी को नुकसान होता है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने तो इतने ही शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि आप जितने नंबर्स ऑफ पर्सन लाइक जितने नंबर्स ऑफ शेयर्स आप होल्ड करोगे, उसके बिहाफ पे अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा ही पे ऑफ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने सिर्फ 50,000 की आपके पास लाइबिलिटी है, पे ऑफ करना है, लेकिन कंपनी को तो 3 लाख का नुकसान हुआ है और 3 शेयर होल्डर है, मतलब आपके हिस्से में तो 1 लाख आएगा, तो आपको 50,000 नहीं 1 लाख पे ऑफ करना पड़ेगा। मतलब आपको अपना घर बार बेच के, आपका जो भी एसेट वगैरह है आपके पास, वो सब बेच के आपको कंपनी का पे ऑफ करना पड़ेगा। दैट इज अ अनलिमिटेड कंपनी। उसके बाद वन मैन कंपनी है। वन मैन कंपनी आप बोल सकते हो सोल प्रोप्राइटर, जो खुद का कंपनी खुद ही ऑपरेट कर रहा है, एक ही मेंबर्स है वहाँ पे, दैट इज अ सोल कंपनी। स्मॉल कंपनी, जिसका टर्नओवर लाइक यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिसका टर्नओवर कुछ 500 करोड़ या ऐसा कुछ करोड़ है, उससे कम रहेगा, दैट इज अ स्मॉल कंपनी। मतलब यहाँ पे एक अमाउंट दिया हुआ, वो अमाउंट से अगर कम है तो आप स्मॉल कंपनी में आ जाते हो। उसके बाद डोमेट कंपनी से जस्ट टाइप्स है, यहाँ पे शेयर्स कंपनीज के टाइप बताए, इसमें से आपकी कौन सी कंपनी कौन से टाइप में आती है वो आपको डिसाइड करना है। डोमेट कंपनी मतलब आपने कंपनी फॉर्म करके रखा हुआ है, कंपनी रजिस्टर करके रखा हुआ है, बट कंपनी स्टार्ट नहीं किया हुआ है। हम लोग अभी के लिए नहीं रजिस्टर करें, मतलब फॉर एग्जांपल से मैंने कंपनी रजिस्टर करके रखा हुआ है, पूर्वीज कंपनी करके एक कंपनी रजिस्टर करके रखा हुआ है। अभी ये कंपनी मैंने सिर्फ रजिस्टर करके रखा हुआ है एंड फॉर्म करके रखा हुआ है, सब मेंटेन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन सब रेडी है मेरे पास, लेकिन मैंने ये स्टार्ट नहीं किया हुआ ये कंपनी। ये स्टार्ट में फ्यूचर पर्पज के लिए करने में, मतलब ये स्टार्ट मैंने रोक के रखा है क्योंकि मेरे को फ्यूचर में स्टार्ट करना है, तो ये फ्यूचर पर्पज के लिए है। तो ऐसा कोई कंपनी आपने अभी बना के रखा है, फॉर्म अभी करके रखा है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में होगा, अब इसका यूज फ्यूचर में करोगे वो कंपनी, दैट इज अ डोमेट कंपनी। So this was just in types of company. Next, this is the format of revenue statement. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी क्या क्या प्रिपेयर करती है, तो उसमें से ये फर्स्ट है जो कंपनी प्रिपेयर करती है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसको रेवेन्यू स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, बिकॉज कंपनी को कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, एक्सपेंसेस क्या है कंपनी के, वो आपको ये स्टेटमेंट में पता चलेगा, और ये फॉर्म आपका वर्टिकल फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, जरा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक चीज करके। जैसे कि फर्स्ट आपको बोला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब बिजनेस में आपको रेवेन्यू कहाँ से आएगा, तो बिजनेस में आपका जो टर्न ओवर होगा दैट इज अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब दैट मीन्स यू कैन से द सेल्स अमाउंट, टर्न ओवर मीन्स सेल्स का अमाउंट, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। रियल लाइफ के हिसाब से ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना पड़ता है गूगल से, बट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मेट। ओके, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये सेल्स बोल सकते हो, आपको यहाँ पे नेट सेल्स लेना है। अगर आपके पास सेल्स का अमाउंट है दैट इज अ टर्नओवर का अमाउंट है, एंड टर्नओवर में आपने कुछ रिटर्न्स किया है, तो आपको माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। आफ्टर दैट अदर इनकम, मतलब सेल्स करने के अलावा भी अगर आपके पास कोई अदर इनकम है बिजनेस में, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। अदर इनकम मतलब अदर इनकम मतलब बिजनेस में आपने कुछ कहाँ से इंटरेस्ट अर्न किया है, या फिर हो सकता है कि आपने डेटर मतलब इन्वेस्टमेंट किया है किधर बिजनेस पर्पज के लिए, तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप वो ले सकते हो। या फिर कुछ एसेट था वो आपने बेच दिया, वहां से प्रॉफिट आ रहा है, वो भी आपका इनकम है, अदर इनकम में आप ले सकते हो। लाइक बिजनेस पर्पज से रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि डेटर से आपको लेट पेमेंट आ रहा है, तो लेट पेमेंट आ रहा है तो आपने उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है, जब इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो अदर इनकम में जाएगा, वो इंटरेस्ट तो ले रहे हो, इंटरेस्ट ऑन डेटर फ्रॉम डिले पेमेंट, वो आप ले सकते हो। तो टोटल इनकम कितना है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स अमाउंट, बट यहाँ पे हम लोग को नेट सेल्स चाहिए। अदर इनकम में आप ले सकते हो बिजनेस रिलेटेड, ऑर्डिनरी बिजनेस आपका कितना, ये ऑर्डिनरी बिजनेस की बात चल रही है, जो आपका डे टू डे बिजनेस चल रहा है उसमें कौन सा अदर इनकम आपने कमाया है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। तो यू विल गेट अ टोटल इनकम। टोटल इनकम मिलने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे। एक्सपेंसेस में आपको फर्स्ट बोला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितने रुपए का आपने मटेरियल लाया, मतलब अगर आपके पास मतलब फैक्ट्री है और कुछ प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो कितने का मटेरियल ला रहे हो। नॉर्मली हो सकता है ऐसे स्टॉक तो हमारे पास होता है 3 टाइप के, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो आपके पास क्या है, आप फिनिश गुड्स ला के फिनिश गुड्स बेचते हो तो मटेरियल कंज्यूम नहीं होगा। अब
नॉर्मली हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, अगर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या फिर प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री ही है, तो कितना प्रोडक्शन कर रहे हो आप, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके पीछे आपका कितना मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग फिनिश गुड्स लाके फिनिश गुड्स बेचते हैं मार्केट में, तो हम लोग को यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक बताना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं आएगा, ठीक है। बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आपको वही देखना पड़ेगा कि कितना मटेरियल आपका कंज्यूम हो रहा है। आपको नेक्स्ट बोला है परचेज ऑफ स्टॉक, आप कितने रुपए का स्टॉक परचेज कर रहे हो बिजनेस के लिए। स्टॉक मतलब यहाँ पे आपकी बात चल रही है, आपको डिफरेंस देखना है, चेंजेस इन स्टॉक के बारे में आपको नीचे बताया हुआ देख सकते हो आप, थर्ड वन एक्सपेंसेस का थर्ड आपको बोला है चेंजेस इन इन्वेंटरी, मतलब आपने कितने रुपए का स्टॉक परचेस किया है, तो आपको यहाँ पे परचेस लिखना है, आपने कुछ स्टॉक परचेस किया होगा। मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ये तीन चीज के स्टॉक होते हैं। ये तो ये तीनों में से कोई भी आप स्टॉक यहाँ पे बता सकते हो आपने जो परचेस किया होगा, तो आपको यहाँ पे परचेस का अमाउंट लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों चीजें देखनी है आपको चेंजेस इन इन्वेंट्री में। तो अब देख लीजिए मेरा ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना हो गया, तो आपको यहाँ पे ऑलवेज हो सकता है आपको नेगेटिव फिगर भी आए, तो नेगेटिव आ रहा है तो आपको नेगेटिव ही रखना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल से आपके पास पहले 50,000 रुपीज का स्टॉक था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक इज योर 50,000, बट क्लोजिंग स्टॉक आपका जो आ रहा है दैट इज 60,000, मतलब मेरा ओपनिंग 50,000 था, क्लोजिंग 60,000 है, तो अभी आप माइनस करोगे तो आपको 10,000 नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आ रहा है तो आपको नेगेटिव ही रखना है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आपको बोला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी के थ्रू आप एम्प्लॉय को कौन से बेनिफिट दे रहे हो, मतलब आपके लिए ऐसा खर्चा है जो एम्प्लॉय का बेनिफिट हो, क्योंकि यहाँ पे बोला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब कंपनीज एक्सपेंडिचर एंड एम्प्लॉयज बेनिफिट। तो ऐसा जो भी खर्चा होगा आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से आप ले सकते हो, कंपनी यहाँ से सैलरी पे कर रही है या वेजेस दे रही है, तो कंपनी के लिए तो एक्सपेंडिचर है, बट एम्प्लॉय के लिए तो बेनिफिट है ना, सैलरी मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है। स्टाफ वेलफेयर का खर्चा जो करना है, स्टाफ वेलफेयर खर्चा, वो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है। तो इस टाइप के जो भी एक्सपेंसेस होंगे हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, तो आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में लेना है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सैलरी होगा, वेजेस होगा, स्टाफ वेलफेयर सैलरी हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, मेरे लिए खर्चा होगा, पर एम्प्लॉय का बेनिफिट हमको यहाँ पे दिखना है, तो मेरी वजह से एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट हो रहा है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, मैंने फाइनेंशियली किसी से पैसे लिए हैं क्या कुछ, उसके पीछे हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे ऑफ करना है क्या, तो वो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। मतलब फाइनेंशियली आपने किसी से बोरो किया है कॉस्ट, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो, या डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है तो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस बोला, मतलब नॉर्मली आपके पास कंपनी में फिक्स एसेट तो होता ही है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट के अंदर भी दो चीजें आती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट रहेगा तो उसका डिप्रिसिएशन होता है, और इनटेंजिबल एसेट रहेगा तो उसका अमोर्टाइजेशन होता है। तो जो भी वैल्यू हम ऑलरेडी हम लोग डिप्रिसिएशन क्या होता है वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद अदर मैडम एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन मीन्स? इट्स लाइक डेप्रिसिएशन ओनली, जिसका वैल्यू मतलब रिड्यूशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यहाँ पे वैल्यू कम ही होता है लेकिन इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू कम होता है, जैसे कि पेटेंट्स हो गया, ओके। उसका वैल्यू आपका कम होगा, मतलब कोई भी इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो वो अमोर्टाइजेशन में जाएगा, बट अगर कोई टेंजिबल एसेट का वैल्यू कम हो ओके। रहा है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट है कि अदर एक्सपेंसेस, मतलब ये हम लोग ने जो एक्सपेंसेस देखा जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इसके अलावा भी बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अगर ये जो खर्चा है इसके अलावा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से मैं बोलूँ कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री जो है वो भी रेंट पे है, तो रेंट का भी तो खर्चा है ना, वो यहाँ पे कहाँ डालू मैं, समझ में आया आपको। अदर एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो इसके अलावा जो भी खर्चा रहेगा, वो रेंट हुआ तो रेंट यहाँ पे आ जाएगा, बेड डेप हुआ कंपनी में तो बेड डेप का खर्चा यहाँ पे आ जाएगा, और बहुत सारे खर्चे हैं जो इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो वो अदर एक्सपेंसेस का आपको टोटल लेके यहाँ पे लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली फिगर लिखना है, यहाँ पे जैसा फॉर्मेट है वैसे ही फॉर्मेट के सामने आपको अमाउंट लिखते जाना है, बट इसके अंदर हो सकता है डिप्रिसिएशन के अंदर आपके पास 4 एसेट हो और 4 एसेट का आपने डिप्रिसिएशन लिया हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट यहाँ पे लेना है, और उसका बाइफिकेशन आप कहाँ बताओगे, उसका बाइफिकेशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ेगा।
आपको यहाँ पे डायरेक्टली फिगर लिखना है। जैसे कि अदर एक्सपेंसेस में बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। जैसे कंपनी का फिक्स एसेट हो सकता है, मतलब फिक्स कॉस्ट हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है, कंपनी का बहुत सारे टाइप्स के कॉस्ट होते हैं। तो वो सब जो कॉस्टिंग होता है वो आप अदर एक्सपेंसेस में आपको लेना है, लेकिन टोटल करके लेना है। ओके। उसके बाद आपको अगर आप देखोगे कि आपका टोटल इनकम कितना था और टोटल इनकम में से अगर आप एक्सपेंसेस लेस करोगे, सो यू विल गेट अ प्रॉफिट। बट ये जो प्रॉफिट होगा वो ऑर्डिनरी बिजनेस का प्रॉफिट होगा। ओके। सो ये यहाँ पे फॉर्मेट खत्म नहीं होता है, इसके आगे भी फॉर्मेट है कि अगर ये ऑर्डिनरी हो गया, लेकिन बिजनेस में नॉन ऑर्डिनरी भी तो हो सकता है। ऑर्डिनरी मतलब बिजनेस का, नॉट ऑर्डिनरी मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, पर है तो बिजनेस का ही, आपके आपके नाम पे ही है। तो उसका क्या, इनकम रहेगा तो ऐड करने का, एक्सपेंसेस रहेगा तो लेस करने का। नॉर्मली यही मेंटेलिटी है यहाँ पे कि पैसा आ रहा है तो ऐड करेंगे, जा रहा है तो लेस करेंगे। तो यहाँ पे वही हो रहा है, इनकम आ रहा था हमने ऐड किया, एक्सपेंसेस जा रहा है हम लेस करेंगे। सो इसको बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो ये कंटिन्यू है स्टेटमेंट। अब देख सकते हो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस आया होगा उसमें आपको नॉन ऑर्डिनरी इनकम रहेगा। नॉन ऑर्डिनरी मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो आपको वो जो इनकम होगा वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, एक्सपेंसेस रहेगा तो आपको लेस करना है। तो आपको जो भी प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब ये जो प्रॉफिट आएगा ये मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, मतलब इंटरेस्ट पे ऑफ करने से पहले और टैक्स पे ऑफ करने से पहले। इंटरेस्ट किसको पे ऑफ करेंगे, कोई भी शेयर होल्डर होगा उसको इंटरेस्ट देना होगा, या फिर मैंने खुद ने फाइनेंशियली लोन लिया हुआ है और मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो तो हमने ऑलरेडी बताया कि फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। बट ये जो इंटरेस्ट है, अदर काम के लिए आपने कुछ इंटरेस्ट वगैरह रहेगा तो आपको यहाँ से माइनस करना है। टैक्स तो हम लोग नॉर्मली गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट, टैक्स माइनस करने के बाद पहले आप यहाँ पे देख लो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको ईबीआईटी भी बोल सकते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ तक। उसमें आप क्या करोगे, ये जो प्रॉफिट आया ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, इंटरेस्ट पे ऑफ करने से पहले का प्रॉफिट है, टैक्स पे ऑफ करने से पहले का प्रॉफिट है। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट यहाँ से माइनस करोगे। अगर आपने कुछ पे किया होगा, नॉर्मली यहाँ पे कुछ आता नहीं है, बट अगर इनकेस अगर इंटरेस्ट रहा तो आपको यहाँ से माइनस करना है। जो भी इनकम आया उसमें से गवर्नमेंट को तो टैक्स पे करना ही पड़ता है, तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है वो देख लो आपके स्लैब के हिसाब से। कंपनी का नॉर्मली टैक्स रेट जो होता है वो आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट टैक्स में। कंपनी का जो टैक्स रेट होता है वो नॉर्मली 30% होता है, कंपनी को 30% टैक्स पे करना पड़ता है। बट डिपेंड्स क्या बोल रही है यहाँ पे। मैं आपको क्वेश्चन बताएगा वैसे तो, बट 30% होता है और साथ में आपको एजुकेशन सेस अलग से लग जाता है यहाँ पे। सेस वगैरह जो लग रहा है, सरचार्ज लगेगा अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो वो सब देखा होगा आपने डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन। ये जो आपको प्रॉफिट मिला, अभी इसका क्या करूँ, ये भी मेरा प्रॉफिट है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है या मुझे शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड देना है, तो ये सब चीज़ के लिए क्या होता है, हम लोग को पैसे साइड में निकाल के रखने होते हैं, एज अ प्रोविजन करके रखना पड़ता है। बिफोर पेइंग एनी पेमेंट आपको पहले ही बोला है कि आपको प्रोविजन करना है। हमने एडवांस जनरल एंट्री के टाइम पे देखा था कि पेमेंट करने के टाइम पे आपके पास प्रोविजन करना जरूरी है। बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट यू हैव टू मेक अ प्रोविजन आउट ऑफ योर करंट प्रॉफिट। सो मेरा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन यहाँ पे आ गया है। इसके बाद ये आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आप कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हो जनरल रिजर्व में, या प्रपोज डिविडेंड हो रहा है, या प्रोविजन फॉर टैक्स हो रहा है, तो आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका पैसा बचेगा वो जो होगा वो नेट अर्निंग होगा शेयर होल्डर्स के लिए। उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो आप, उसको रिटेन अर्निंग भी बोला जा सकता है। बट ये जो रिटेन अर्निंग आएगा ये क्या होगा, वो शेयर होल्डर्स का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का नेट प्रॉफिट होगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग का जो पीएनएल हम लोग मेंटेन करते हैं, पीएनएल बनाने के बाद हम लोग का जो नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट हम लोग लाइबिलिटी में जाके कैपिटल में ऐड ऑन करते हैं। सेम चीजें आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपको रिटेन अर्निंग आया है जो रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाना है आपको, इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बैलेंस शीट देखने वाले हैं दैट इज अ वर्टिकल बैलेंस शीट, उसमें जाके आपको ऐड ऑन करना है। समझ में आया ये सबको? Yes, ma'am. ओके, सो दिस वाज द स्टेटमेंट Ma'am. ऑफ वर्टिकल पीएनएल कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपको इतनी सारी, मतलब ये पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अमाउंट ढूंढ के यहाँ पे जाके लिखने पड़ेंगे। इसके बाद हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स, मैंने आपको बोला कि आपको इंडिविजुअल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं देख लो आप, इस तरह से प्रिपेयर करना है।
नोट्स टू अकाउंट मतलब क्या, आपको छोटा छोटा जिसका भी रहेगा आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके आपको टोटल अमाउंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लेके जाना है। ये जो वर्किंग करना है वो आप क्या करोगे, नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो नोट्स टू अकाउंट आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है, एक तो पर्टिकुलर का कॉलम, एक रुपीज का कॉलम। पर्टिकुलर में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करो, अमाउंट जो भी आएगा दैट इज द टोटल अमाउंट। यहाँ से अमाउंट उठा के आप वहां पे लेके जाइए और वहां पे नोट नंबर 1 लिख दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही करना है आपको, भले अमाउंट नेगेटिव आए। यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में डाला है बिकॉज अमाउंट नेगेटिव आता है, ज्यादातर नेगेटिव डाल के रखा है बिकॉज पहले से जितना था और मैंने करंट ईयर में कुछ तो परचेस किया ही होगा तो मेरा स्टॉक ज्यादा हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आपका ये माइनस में आएगा। फिर नेक्स्ट आपको बोला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आपको बताया सैलरी आएगा, वेजेस आएगा, बोनस आएगा, स्टाफ वेलफेयर आएगा, तो जो भी टोटल आएगा दैट इज अ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद आ रहा है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो आपको इंटरेस्ट वगैरह पे ऑफ करना पड़ेगा, तो उसका इंटरेस्ट वगैरह कुछ रहेगा तो आप ले सकते हो। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकली माइनस किया हुआ है, गलती से हो गया। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अगर कुछ रहेगा, नॉर्मली आपके बिजनेस में कोई भी आउटस्टैंडिंग रहेगा तो आपको एड ऑन करना है। आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने सर्विस ले ली है, मुझे पे ऑफ करना बाकी है, दैट इज माय लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अगर पहले साल का आउटस्टैंडिंग होगा तो आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो आपको ऐड करना है बिकॉज ये करंट ईयर का है। डिवेंचर इंटरेस्ट रहेगा। तो फाइनेंस कॉस्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या आता है, ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि नोट्स टू अकाउंट आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सब हमने देख लिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो बताया डिप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एक्सेट्रा जो रहेगा उसके ऊपर अगर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे अमाउंट लोगे। पेटेंट्स गुडविल वगैरह पे जो अमोर्टाइजेशन होगा, आपको डिप्रिसिएशन नहीं होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, उसका वैल्यू आपको यहाँ पे लेना है। सो टोटल आपको यहाँ पे लेके बाद में आप वहाँ पे डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में आप जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मैंने देखो यहाँ पे बताया अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में तो जस्ट एंड ये जस्ट एग्जांपल था, बहुत सारे हो सकते हैं। अभी यहाँ पे रेंट एंड रेट्स टैक्सेस बता दिए हैं, बैड डेट हो सकता है, ऑडिट फीस, कोई ऑडिट करने आया तुम्हारी कंपनी में तो ऑडिट फीस देना पड़ा तो एक्सपेंसेस है। एंड डिस्काउंट अलाउ की लोग बात करें, अभी यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ की बात आई है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कंपनी में क्या होता है पता है, कंपनी ने कितना डिस्काउंट रिसीव किया है और वो कंपनी कितना डिस्काउंट अलाउ कर रही है वो यहाँ पे सेट ऑफ करती है। फॉर एग्जाम्पल से कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ किया है वो 5,000 किया है, मतलब मैंने जो कंपनी में शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट दिया है वो 5,000 का डिस्काउंट दिया है शेयर होल्डर को, लेकिन उसमें से मुझे डिस्काउंट कितना मिला है, टर्नओवर कंप्लीट करने के ऊपर मुझे किसी ने डिस्काउंट दिया फॉर एग्जाम्पल से, तो वो जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो आपको यहाँ पे सेट ऑफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से 2,000 आपको डिस्काउंट आया, 5,000 आपने डिस्काउंट दिया, सामने से 2,000 डिस्काउंट आया, मतलब डिस्काउंट अलाउड माइनस डिस्काउंट रिसीव आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे दो इफेक्ट है, आप चाहिए तो नॉर्मली कंपनी क्या करती है मैं वो आपको बता रही हूँ कि डिस्काउंट अलाउड में से डिस्काउंट रिसीव माइनस करती है, तो वो आपको अदर एक्सपेंसेस के फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा कि डिस्काउंट अलाउड माइनस डिस्काउंट रिसीव कितना है वो आप यहाँ पे बता दो। आपका सेकंड ऑप्शन क्या है कि डिस्काउंट आपने कितना अलाउ किया वो आप अदर एक्सपेंसेस में बताइए, डिस्काउंट कितना रिसीव किया वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे अदर अदर इनकम था तो आप वहां पे भी बता सकते हो। बट नॉर्मली मार्केट में कंपनी तो यही करती है, डिस्काउंट अलाउ में से डिस्काउंट रिसीव माइनस करती है। सेम है आप इंटरेस्ट के साथ भी कर सकते हो, मतलब इंटरेस्ट कितना रिसीवेबल था दैट इज अक्रूड इंटरेस्ट कितना था और कितना इंटरेस्ट आने वाला है और कितना आ चुका है, तो उसमें से आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा कि कितना आने वाला था और कितना आ चुका है, उसको सेट ऑफ कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से 2 लाख इंटरेस्ट मुझे आया और 50,000 आने वाला था, ठीक है ना, मतलब आने वाला था 50,000, उसमें से आ गया होगा 2 लाख में से इंटरेस्ट आ गया होगा, तो आपको माइनस करके सेट ऑफ करना पड़ेगा कि मुझे उतना आ चुका है। सो इट वॉज जस्ट एन नोट्स टू अकाउंट्स कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है नोट्स टू अकाउंट्स। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये आपका वर्टिकल बैलेंस शीट है। वर्टिकल बैलेंस शीट मतलब यहाँ पे आपको बताया है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर दो चीजें हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल। आपको पता है ऑलरेडी टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है। उसके बाद आपको बोला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया होगा तो आपको यहाँ पे लेना है, लॉन्ग टर्म रहेगा तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। करंट एसेट में आपको 5 चीजें यहाँ पे बताई हुई है कि ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो डेटर आएगा और आपका बिल रिसीवेबल रहेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर सिर्फ 2 चीजें आती है, एक तो बिल रिसीवेबल का अमाउंट
और डेटर का अमाउंट रहेगा, तो दोनों को एड ऑन करके आपको लेना पड़ेगा। इसका भी नोट्स टू अकाउंट बनेगा। इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। कभी भी याद रखना, बैलेंस शीट में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं आता है, हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है। इसके लिए यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री बोला है। इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक, तो बैलेंस शीट में हम लोग सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, बैंक में कैश में इन हैंड कितना अवेलेबल है, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट कितना है आपके पास, मतलब जो छोटा छोटा है वो सब आप यहाँ पे ले सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लोन्स एंड एडवांसेस, आपने कितना लोन्स एंड एडवांसेस किसी और को दिया है और रिसीवेबल है फ्यूचर में, दैट इज योर लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद अदर करंट एसेट, मतलब इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ है तो आप अदर करंट एसेट के अंदर आप बता सकते हो। अक्रूड हुआ रहेगा कुछ तो आप यहाँ पे बता सकते हो, शॉर्ट टर्म करंट एसेट रहेगा तो आप यहाँ पे बता सकते हो। दैट इज ऑल। उसके बाद आपको मिलेगा टोटल एसेट। तो जैसे ये वर्टिकल एसेट था प्रिपेयर किया, ये वर्टिकल लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटी छोटा ही है। यहाँ पे आपको जैसे बोला है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ शेयर कैपिटल आता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आप ले सकते हो, या फिर आप ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आप ले सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर दो चीजें बताई है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि प्रेफरेंस भी है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, आपको दोनों यहाँ पे लेना है। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कंपनी ने अगर कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखा है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, अभी ये यहाँ पे दो चीजें हैं, करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहेगा, मतलब आपने किधर से लोन बोरो किया हुआ है या डिबेंचर्स आपने लिए हुए हैं बट वो लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स के अंदर मेनली अगर आप देखोगे ना तो सिक्योर डिबेंचर यहाँ पे आता है। सिक्योर डिबेंचर कितना है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी के अंदर यहाँ पे बताया हुआ ट्रेड पेबल, जैसे ट्रेड रिसीवेबल था वैसे ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल मतलब यहाँ पे आपको बिल्स पेबल लेना पड़ेगा और क्रेडिटर का अमाउंट लेना पड़ेगा। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म आपने लिया हुआ है, तो कोई भी टाइप की प्रोविजन फॉर है तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। मतलब एडजस्टमेंट में आपको किसी ने बोला कि प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो उसका सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ पे दोगे, तो वो अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, वो सब यहाँ पे जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी में, सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया टोटल लाइबिलिटी। मतलब हम लोग ने देखा कि कंपनी क्या होता है, कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या प्रिपेयर करती है। उसके बाद हम लोग ने वर्टिकल स्टेटमेंट देखा रेवेन्यू का, वर्टिकल बैलेंस शीट देखा। ठीक है, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस वाज द जस्ट सम, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।